हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो ये केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी है इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट वन इज केमिकल एवोल्यूशन और सेकंड वन इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। पूरी कहानी को सुनिए, हालांकि ये सब बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ मेन लेक्चर में, लेकिन समराइज्ड वे में अगर आप कहानी की तरह इसको सुनना चाहें तो काफी इंटरेस्टिंग है। आपको एक बार में याद भी हो जाएगा और यहाँ से सवाल जो बनता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस थ्योरी में पहला पार्ट है केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन क्या बोलती है कि प्रिमिटिव अर्थ पर, सी पर, मतलब कि प्रिमिटिव सी में केमिकल एवोल्यूशन से, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल एवोल्यूशन जिसको वो कह रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से पहला लिविंग फॉर्म आया, ये वो कह रही है। और उस लिविंग से फिर आगे लिविंग, मतलब कि सॉरी, उस केमिकल रिएक्शन से सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, ये कहता है केमिकल एवोल्यूशन। देन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है कि उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिविंग का आना, यानी कि पहले केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना जो आज लिविंग के सेल्स के अंदर होता है। देन उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहला लिविंग का आना, वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या थ्योरी कहती है कि पहले प्रिमिटिव अर्थ था। अब अर्थ कितना ईयर पहले बना ये आपको पता ही है, 4 बिलियन ईयर से गो, याद है ना, बता रखा था लास्ट क्लास में। 4 बिलियन ईयर से गो अर्थ बना, जहां पर कि वॉल्केनिक इरप्शन बड़ा ही कॉमन था, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते रहते थे, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 5,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था क्योंकि O2 एब्सेंट था। और एक एजप्शन है इस थ्योरी का, यह माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि प्रिमिटिव अर्थ पे एटम्स रहे होंगे, मॉलिक्यूल नहीं रहा होगा, कंपाउंड नहीं रहा होगा, कोई लिविंग्स नहीं रहा होगा, नॉन लिविंग्स के नाम पे भी और कुछ नहीं रहा होगा, एटम्स जरूर रहा होगा। और वो एटम्स गैसियस क्लाउड्स के फॉर्म में, मिक्सर्स के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट था प्रिमिटिव अर्थ पर, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ अर्थ का फॉर्मेशन, बात हो चुकी है, ये बात आपको वो वाली जो बिग बैंग थ्योरी थी वहीं पर पता चल गई थी। तो जो एटम्स थे, बहुत प्रकार के एटम्स थे, कार्बन थे, हाइड्रोजन थे, ऑक्सीजन थे, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, बहुत सारे थे एटॉमिक स्टेज पर चीजें। उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन था 90%, तभी तो रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। फिर क्या हुआ, इन सभी एटम्स के बीच में ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, जो ड्यू टू इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन, इनके बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग शुरू हुआ और बनना शुरू हुआ एटम से मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही मॉलिक्यूल्स बने, कंपाउंड बने। तो हाइड्रोजन बना H2 गैस, N2, अमोनिया, वाटर। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहला इस अर्थ पर सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया और वाटर बना है सबसे पहले। और ऑर्गेनिक में सबसे पहले मीथेन बना है, HCN, CO2, CO, मतलब दुनिया भर के मॉलिक्यूलर कंपाउंड बने जो कि बड़े सिंपल सिंपल थे। फिर क्या हुआ, इन सबके बीच में रिएक्शन शुरू हुआ, इन जितने भी मॉलिक्यूलर स्टेज में चीजें हैं इनके बीच में रिएक्शन शुरू हुआ, और उनके रिएक्शन से क्या बनने लगा पता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब कहाँ हो रहा है, सब एटमॉस्फेयर में हो रहा है, प्रिमिटिव अर्थ पे, और तो कुछ था ही नहीं वहां, ठीक है। सुगर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्यूरिन, पायरीमिडीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, दीज आर एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स। अमीनो एसिड में भी आपको पता है फंक्शनल ग्रुप होता है, फैटी एसिड में भी होता है, ग्लिसरॉल में भी होता है, शुगर में भी होता है, ऐसे प्यूरिन, पायरीमिडीन, ये सब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एटमॉस्फेयर में बनकर तैयार हुए। अच्छा, उसी एटमॉस्फेयर में क्या था, वाटर था, यस और नो। तो अब क्या हुआ, वाटर वेपर के साथ वो शुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हुए और एक मिक्सर तैयार हुआ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। और अब क्या हुआ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ आना शुरू किए, नीचे की तरफ आए तो जरूर, डीकंडे मतलब कंडेंस्ड हुए नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बट नीचे 5,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। आपको पता है नीचे पूरा सेंटर पे लावा था, याद करो, मॉल्टन मास, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरा का पूरा इवोपरेट हो गया, मतलब डीकंडेंस्ड हो गया, फिर कंडेंस्ड हुआ। ये कंडेंसेशन डीकंडेंसेशन अगले हजारों साल तक चलती रही, उसके साथ वाटर वेपर के साथ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से नाचते रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन एक बार बताओ, ये जो वेपराइजेशन जब हो रहा है, डीकंडेंसेशन जब हो रहा है, तो टेम्परेचर को यूज करके ही हो रहा है ना। तो मुझे बताओ, इस कदर अर्थ का टेम्परेचर हजारों सालों में गिरा होगा कि नहीं गिरा होगा, डाउन हुआ कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा।
हजारों साल हुआ बाद होगा। नतीजा ये हुआ कि अर्थ का टेम्परेचर 5000 से घटते 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 हजार से घटते नतीजा पहुंचा अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और अब जो वाटर वेपर के साथ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुगर, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, प्यूरिन, पायरिमिडीन, ये सब मिक्स होके कंडेंस्ड हो रहे थे, बारिश के फॉर्म में टर्स्ट्रियल रेन हो रहा था, वो सब नीचे धरती पे आ गए, अर्थ सरफेस पे आना शुरू हुए। और अब उनका वेपराइजेशन नहीं हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री हो चुका था। तो वो अर्थ पे आए तो रहे कहां? तब तक मुझे बताओ, अर्थ पे इतने हजारों साल में बार बार वॉल्केनिक इरप्शन से बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, तो अर्थ के सरफेस पर मतलब लिथोस्फीयर पर चट्टानों में बड़े बड़े से जैसे गड्ढे बन गए थे, पिट्स बन गए थे। अब ये जो कंडेंसेशन जो हुआ वाटर वेपर का, और वाटर वेपर के साथ इन ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये मिक्सर और बड़े बड़े गड्ढों में आके जम गया, और बड़े बड़े गड्ढों में आके जमने के साथ तैयार हो गया प्रिमिटिव सी, और बन गया समंदर। तो वही समंदर आज भी है। समंदर में बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर गया और उसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हजारों साल तक ऐसे ही पड़ा था। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सुगर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, प्यूरिन, पायरिमिडीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड भरे पड़े थे। लेकिन इनको रिएक्ट होने से रोके कौन? ये तो भाई फंक्शनल ग्रुप है, रिएक्शन तो करेगा। और नतीजा ये हुआ कि अमीनो एसिड रिएक्ट कर करके प्रोटीन बना दिया, फैटी एसिड रिएक्ट कर करके, आपको पता है किस तरीके से ये बॉन्डिंग करता है फैटी एसिड लिपिड बनाने के लिए, लिपिड बना दिया फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का रिएक्शन से। सुगर जो मोनोसैकेराइड था, उससे कई सारे डाइसैकेराइड बने, आल्टोज, गैलेक्टोज, कई सारे बने। ऐसे फिर पॉलीसैकेराइड बन गया, और इस तरीके से मामला कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ पहुंच गया। प्यूरिन, पायरिमिडीन, उसके साथ स्पेशल टाइप के सुगर, राइबोज सुगर, ये सब रिएक्ट करके न्यूक्लिक एसिड बना दिया, डीएनए बना दिया, आरएनए बना दिया। पहले डीएनए आया कि आरएनए आया, इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे, रुक जाओ। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया जो एक सेल के अंदर होता है। पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बोलो, ये सब कहां थे? उस समंदर में। और समंदर का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, खौलता हुआ पानी। अब ये जो पूरा मिक्सर तैयार हुआ, अब ये पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, ये सब एग्रीगेट्स होना शुरू किए बड़े बड़े समंदर में, सी में। और एग्रीगेट्स ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने एक नाम दिया, प्रीबायोटिक सूप। एग्रीगेट्स को बोला प्रोटोबायोन्ट। प्रोटो मतलब पहले, बायो मतलब लिविंग, ओन्ट मतलब बॉडी, लिविंग के आने के पहले का बॉडी। और उस समंदर का में जो एक तरीके से जूस तैयार हुआ, बोल सकते हो सूप तैयार हुआ, खौलता हुआ सूप, उसको हमने बोला प्रीबायोटिक सूप, लिविंग ऑर्गन के आने के पहले का सूप। और समंदर में ये अभी अभी लिविंग नहीं आया, समंदर में ये पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही पड़े रखे थे, हजारों साल तक ऐसे ही रहे। अब आप बोलोगे अब क्या दिक्कत है सर, अब तो लिविंग आ जाना चाहिए था। नहीं आएगा। आप प्रोटीन पढ़ चुके हैं, आप न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि प्रोटीन के पास एक स्पेशल एबिलिटी होता है एज अ कैटलिस्ट एक्ट करना इन केमिकल रिएक्शन, दैट मीन द एंजाइम की तरह एक्ट करना। और न्यूक्लिक एसिड के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है जो किसी अदर बायोमोलिक्यूल्स के पास नहीं होता है, एंड दैट इज द सेल्फ रेप्लिकेशन। बट मैं आपको बता दूं कि अभी पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स ये सब लिविंग का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लिक एसिड अभी एंजाइमेटिक रिएक्शन और सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए लिविंग कंसीडर्ड नहीं किए जा रहे हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही नहीं है। फिर साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि हजारों साल तक ये ऐसे ही पड़े रहे। इत्तेफाक से हजारों साल बाद ऐसा हुआ कि उसी समंदर में कुछ ऐसे को फैक्टर थे जो कुछ ऐसे प्रोटीनियस मॉलिक्यूल के साथ एक्ट किए, अटैच किए, कि वो उसके लिए एज अ को फैक्टर एक्ट किए, मेटालिक आयन की तरह को फैक्टर की तरह एक्ट किए, और वो प्रोटीन एक्टिव हो गया, इनएक्टिव से एक्टिव प्रोटीन बन गया, और वो प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट करने लगा, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दिया, केमिकल रिएक्शन को चलाने लगा, सिंपल केमिकल रिएक्शन। जो पॉलीसैकेराइड है, जो ग्लूकोज है, उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दिया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर दिया, और प्रोटीन हो गया एक्टिव। और हजारों साल में कुछ ऐसा हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि आपको पता है सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए भी एंजाइम चाहिए, तो जब प्रोटीन एक्टिव हो गए तो एंजाइम की तरह एक्ट करने लगे, उसी में से कुछ एंजाइम सेल्फ रेप्लिकेशन में भी काम आने लगे, और नतीजा ही हुआ कि न्यूक्लिक एसिड्स वो भी
फंक्शनल हो गए। हजारों साल बाद जब ऐसा हुआ तो नतीजा ये हुआ कि जहां जहां पर समंदर में इस प्रोटोबायोंट का, जो मैंने नाम बोला, समंदर का क्या नाम है, प्रीबायोटिक सूप, उसमें जो इनका ढेर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको क्या बोला मैंने, प्रोटोबायोंट। उसमें से कुछ प्रोटोबायोंट एक्टिव हो गए, जिसके अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स एक्टिवेट हो गए और वो फर्मेंटेशन शुरू कर दिए, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन शुरू कर दिए। और नतीजा क्या हुआ कि लिविंगनेस आ गया उस कंपाउंड में। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो प्रोटोबायोंट ईओबायोंट बन गया। ई मतलब ट्रू, अब वो ट्रू लिविंग बन गया। लेकिन वो अभी सेल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एक सेल का अपना एक बाउंड्री होता है, उसका सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अभी सेल नहीं है। तो क्यों नहीं है सेल? क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट था, लिपिड कोट बना जरूर, लिपिड चारों ओर से घेर लिया उसको, उसके अंदर फ्लूइड भी है, लेकिन उस फ्लूइड का बाहर के सराउंडिंग से, समंदर के पानी से, समंदर के कंटेंट से कंप्लीट आइसोलेशन नहीं दिख रहा था। कंपोजिशन में काफी सिमिलैरिटीज थी, इसलिए उसको हमने सेल नहीं बोला। और सेल मेम्ब्रेन भी तो नहीं था, सेल नहीं बोला, लेकिन लिविंगनेस आ गई थी। तो उस पर्टिकुलर ईओबायोंट को प्रोटोसेल नाम दिया हमने। और हम कहते हैं कि प्रोटोसेल इज द फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और यही है दुनिया का पहला बायोमोलिक्यूल। अब आप उसको बायोमोलिक्यूल बोलने लगे। फिर नतीजा क्या हुआ, ईओबायोंट में हजारों साल तक ऐसे ही रिएक्शन चलता रहा। नतीजा क्या हुआ कि धीरे 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 म्यूटेशन के जरिए, क्योंकि तभी तो ओजोन लेयर भी नहीं बना था, म्यूटेशन होता रहा न्यूक्लिक एसिड में। और नतीजा ये हुआ कि न्यूक्लिक एसिड इतना अच्छा बनता चला गया धीरे धीरे, फंक्शनल, क्योंकि आपको पता है म्यूटेशन आर रियली यूजफुल। तो हजारों साल लगे अच्छे अच्छे कोडोन्स बनने में। और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जेनेटिक कोड इंप्रूव होता चला गया, प्रोटीन का एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ता चला गया। नतीजा ये हुआ कि चारों ओर से जो लिपिड के कोड थे उसमें प्रोटीन इम्बैड करने लग गए, और चारों ओर से एक सेपरेट बाउंड्री बन गया, जिसको आज आप सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट एंटायरली सराउंडिंग से डिफरेंट हो गया, क्योंकि जब बाउंड्री उसका अपना बन गया तो उसके अंदर सेलेक्टिव नेचर आ गया, सेलेक्ट करके चीजों का आना और जाना शुरू करने लग गया। सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है, प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी दिखा रहा है, डीएनए मत बोलो, न्यूक्लिक एसिड बोलो, उसका रेप्लिकेशन चल रहा है। इस तरीके से दुनिया का पहला सेल तैयार हुआ, और वो सेल जो तैयार हुआ उसको हमने बोला प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस नहीं था उसमें। और ये कहानी पता आज से कितना साल पहले हुआ है? ये कहानी आज से 3 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। यानी कि अर्थ बनने के बाद 1 बिलियन ईयर तक इस अर्थ पे लिविंग आया ही नहीं, मतलब कि फर्स्ट सेल आया ही नहीं, यूं बोलो 1 बिलियन ईयर का गैप है अर्थ बनने और फर्स्ट लिविंग आने में, मतलब फर्स्ट सेल आने में। दुनिया का पहला सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था। फिर वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म थे? वो ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो सराउंडिंग से ग्लूकोज को अपटेक करते थे, क्योंकि सराउंडिंग में ग्लूकोज की कमी नहीं थी, पॉलीसेकेराइड की कमी नहीं थी, समुद्र में भरे पड़े थे, और उसको यूटिलाइज करते थे एज एनर्जी सोर्स। यानी कि ये कैसे थे? ये थे हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ में भी कैसे हेटेरोट्रॉफ? ये थे कीमो हेटेरोट्रॉफ। लेकिन नतीजा एक बात बताओ, एक दिन तो ग्लूकोज की कमी पड़ी होगी ना, एक दिन तो सराउंडिंग कंटेंट का कमी तो पड़ी होगी ना। तो धीरे धीरे इनको एहसास हो गया कि ये तो खत्म हो जाएगा, एक काम करो अपना कुछ बनाना शुरू करते हैं। तो इन लोगों ने, प्रोकैरियोट ने क्या शुरू किया अपने अंदर? मॉडिफिकेशन। इन लोगों ने क्या शुरू किया? कुछ ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलता था, और उस एनर्जी से ही अपना फूड सिंथेसिस कर लेते थे। तो फिर उसका नाम दिया गया कीमो ऑटोट्रॉफ। पहले आया कीमो हेटेरोट्रॉफ, जब हेटेरो मतलब दूसरे डिपेंड होना। फिर जब खाने की कमी पड़ने लगी तो ये सोचे कि किसी का ऑक्सीडेशन कराते हैं, आयरन+2 को आयरन+3 में कन्वर्ट कराया, ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी निकला, उसके एनर्जी से उसके सॉरी आयरन+2 को आयरन+1 में कन्वर्ट कराया है ना, तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो उससे एनर्जी निकला, एनर्जी निकला, इन लोगों ने उस एनर्जी का फूड सिंथेसिस में यूज कर दिया। तो ऐसा कुछ दिन चलता रहा, लेकिन धीरे 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 बैक्टीरियो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डेवलप हो गया, और ये लोग सनलाइट को यूटिलाइज करने लगे एज एनर्जी सोर्स, क्योंकि इनको पता लग गया कि हम समंदर के जिस कंपाउंड को एज एनर्जी सोर्स एक्ट कर रहे हैं फूड सिंथेसिस में, वो भी एक दिन खत्म पड़ जाएगा। इनको लगा इस सोलर लाइट कभी खत्म नहीं होने वाला है। इन लोगों ने धीरे धीरे अपने अंदर बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट डेवलप कर दिया, और पहली बार फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसमें एज अ हाइड्रोजन डोनर H2S यूज किया नॉन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया ने, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ने। फिर धीरे 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 क्या हुआ? फोटो सिस्टम में चेंज आया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि फोटो सिस्टम 2 इवॉल्व हुआ, और उसके बाद उस बैक्टीरिया ने एज अ
हाइड्रोजन डोनर वाटर को यूटिलाइज किया, और आप तो जान ही रहे हो जब एज हाइड्रोजन डोनर वाटर को यूटिलाइज किया गया तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, पूरी दुनिया में इवोल्यूशन आ गया, बड़ी रिवोल्यूशन आई। ये था ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जो पहली बार दुनिया में फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया, और इस लिविंग ने, इस नेचर्स में किसी लिविंग ने पहली बार मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज किया ऐसे एटमॉस्फेयर में जो पहले से रिड्यूसिंग था। और जब वो O2 आया इस अर्थ पर तो वो धीरे धीरे यहाँ पे मौजूद अमोनिया, यहाँ पे मौजूद मीथेन, इन सबको धीरे धीरे ऑक्सीडाइज करने लगा। इससे नए नए कंपाउंड बनने लगे, नाइट्राइड्स बनने लगे, इससे अलग अलग टाइप के कार्बन कंटेंट कंपाउंड बनने लगे, N2 बनने लग गया। और तो और O2 और O2 आपस में रिएक्ट करके ओजोन बनाने लग गए, और ओजोन का एक शील्ड तैयार हुआ जिसको आज आप ओजोन लेयर कहते हैं। और उस ओजोन लेयर के बनने से क्या हुआ कि हार्मफुल रेडिएशन जो अर्थ पे आ रहे थे वो आना बंद हो गया, और ये साइनोबैक्टीरिया लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। नतीजा ऐसा हुआ कि अर्थ पे धीरे धीरे O2 ही O2 मिलने लगा, और अर्थ पे चारों ओर O2 स्प्रेड कर गया। और नतीजा क्या हुआ कि चारों ओर O2 ही O2 एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया। और इस कदर हम मानते हैं कि एक नया रिवोल्यूशन हुआ। फिर नतीजा ये हुआ कि धीरे 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 ये प्रोकैरियोट अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाते रहे, और एक समय ऐसा हुआ कि ये यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गए। और ये यूकैरियोट में जब कन्वर्ट हुए तब तक इनको काफी समय लग गया था, और ये यूकैरियोट बोला जाता है कि 1.5 बिलियन ईयर्स एगो आए हैं। कितना साल पहले? 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, यहाँ लिखा होगा देख लो। यूकैरियोट 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। प्रोकैरियोट जो आए थे 2 बिलियन ईयर्स एगो, नॉट 3 बिलियन, सॉरी 2 बिलियन। वो जो प्रोटोबायोंट आया था वो आया था 3 बिलियन ईयर्स एगो, लिखा होगा यहाँ पे। ये रहा मतलब प्रोटोसेल मतलब यूओबायोंट, जो पहला लिविंग फॉर्म आया वो आया 3 बिलियन ईयर्स एगो। पहला सेल आया 2 बिलियन ईयर्स एगो, और पहला यूकैरियोट आया 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। और इस तरीके से धरती पे लिविंग का आना हुआ। ये सारी बातें जो मैंने बोला है यहाँ पे डायग्राम्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अब आप चाहें इन चीजों को एक बार रीड कर ले, तब मैं मामला को आगे बढ़ाता हूँ। अगर आप चाहें तो रीड कर लें, ये रिवा तो मीटिंग में है ही नहीं। रुक जाओ एक मिनट।